क्या कभी ऐसा हो सकता है कि देश के लाखों कर्मचारियों की सुरक्षा का कानून संसद ने नहीं बल्कि अदालत ने बनाया हो? आज हम भारत के वर्कप्लेस सेफ्टी नियमों की ठीक यही अविश्वसनीय कहानी समझने जा रहे हैं कि कैसे जुडिशरी ने एक ऐसा कानूनी ढांचा तैयार किया जो पहले था ही नहीं। चलिए इस बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक मौलिक अधिकार तो है, लेकिन उसे लागू करने के लिए कोई कानून ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ी पहेली थी और 1990 के दशक में यौन उत्पीड़न के मामले में भारतीय कानूनी व्यवस्था इसी मुश्किल सवाल से जूझ रही थी। उस समय एक विधायी शून्य था, मतलब एक लीगल वैक्यूम। आसान शब्दों में कहें तो कोई नियम नहीं थे, कोई सुरक्षा नहीं थी, और सुप्रीम कोर्ट ने इस खालीपन की गंभीरता को बताने के लिए ही इस पावरफुल शब्द का इस्तेमाल किया था। तो आज हम इस पूरे सफर को समझेंगे, कानून में उस खालीपन से लेकर अदालत के बनाए ढांचे, विशाखा गाइडलाइंस और आखिर में इन नियमों के सरकारी कानून बनने तक की पूरी कहानी। तो चलिए पहले हिस्से में जरा गहराई से उतरते हैं। बात है 1990 के दशक की। वर्कप्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट से निपटने के लिए कोई खास कानून नहीं था। ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसे पहचाना तो जा रहा था, लेकिन कानूनी तौर पर इसका कोई समाधान था ही नहीं। और यहाँ कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सिर्फ एक वर्कप्लेस का मुद्दा नहीं माना, नहीं, बल्कि इसे सीधे संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। मतलब ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि जेंडर इक्वालिटी और सम्मान से जीने के अधिकार पर सीधा हमला था। तो जब लेजिस्लेचर यानी विधायिका चुप थी, तब जुडिशरी यानी न्यायपालिका ने कदम बढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा काम किया जो आमतौर पर उसका नहीं होता। उसने खुद एक कानूनी ढांचा बनाने का फैसला किया। आइए देखें कि ये किया कैसे गया। अदालत ने 3 मजबूत पिलर्स पर अपनी नींव रखी। पहला, भारत का अपना संविधान। दूसरा, इंटरनेशनल ट्रीटीज जिन्हें भारत ने भी माना था। और तीसरा, आर्टिकल 32 के तहत मिली अपनी खास पावर, जो अदालत को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सीधे रक्षा करने का अधिकार देती है। बस इन तीनों को मिलाकर अदालत ने उस कानूनी खालीपन को भर दिया। इसी जुडिशियल प्रोसेस से जन्म हुआ विशाखा गाइडलाइंस का। ये समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ सुझाव नहीं थे, ये अनिवार्य नियम थे जो उसी दिन से देश के कानून बन गए, जब तक कि संसद कोई नया कानून न बना दे। और यहाँ कुछ ऐतिहासिक हुआ। भारतीय कानून में पहली बार सेक्सुअल हरासमेंट को साफ तौर पर डिफाइन किया गया। कोर्ट ने कहा कि कोई भी अवांछित यौन निर्धारित व्यवहार यौन उत्पीड़न है। और यहाँ ये जो अवांछित यानी अनवेलकम शब्द है ना, सारा खेल इसी का है। ये सहमति के बारे में है। इस परिभाषा को और भी साफ करने के लिए कोर्ट ने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए, जैसे कि फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाना, सेक्सुअल फेवर्स की डिमांड करना, भद्दी टिप्पणियां करना, पोर्नोग्राफी दिखाना, या ऐसा कोई भी बिहेवियर जो सेक्सुअल नेचर का हो और अवांछित हो। गाइडलाइंस ने सिर्फ परिभाषा ही नहीं दी, बल्कि एम्प्लॉयर्स पर ठोस जिम्मेदारियां भी डालीं। सबसे जरूरी था एक कंप्लेंट्स कमेटी बनाना, और इसकी बनावट बहुत सोच समझकर तैयार की गई थी। हेड एक महिला होगी, आधे से ज्यादा सदस्य महिलाएं होंगी, और एक बाहरी सदस्य को शामिल करने का आइडिया तो बहुत ही शानदार था, क्योंकि ये निष्पक्षता को पक्का करता है और अंदरूनी दबाव को कम करता है। थियरी तो ठीक थी, लेकिन असल दुनिया में क्या होगा? ए.के. चोपड़ा केस ने इन नए नियमों की पहली बड़ी परीक्षा ली, और ये पूरा मामला हरासमेंट की परिभाषा पर ही टिका था। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी कानूनी बहस हुई। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ तो इसे नौकरी से निकालने का आधार नहीं माना जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस नैरो सोच को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उनका फैसला एक गेम चेंजर था। फिजिकल कांटेक्ट जरूरी नहीं है, सिर्फ एक डरावना या अपमानजनक माहौल बनाना ही सेक्सुअल हैरेसमेंट है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने शब्दों में कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट की टिप्पणी यथार्थवाद के खिलाफ विद्रोह करती है। ये एक जबरदस्त फटकार थी, और इसने इस मुद्दे पर कोर्ट के सख्त रुख को हमेशा के लिए साफ कर दिया। तो अब तक ये गाइडलाइंस एक कोर्ट का ऑर्डर थी। अगला कदम था इन्हें फॉर्मल सरकारी नियमों का हिस्सा बनाना। चलिए देखते हैं ये कैसे हुआ। कई साल बीत गए और अदालत को फिर से दखल देना पड़ा। 2004 में मेधा कुतवाल लेले केस में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक साफ संदेश दिया, अब इन गाइडलाइंस को कानून में बदलने का समय आ गया है। और इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि सरकार ने अपने सर्विस रूल्स में बदलाव किया।
ये एक छोटा सा बदलाव लग सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा था। कमिटी अब सिर्फ सिफारिशें नहीं कर सकती थी, अब उसके पास एक ऑफिशियल इंक्वायरी अथॉरिटी की शक्तियां थीं। संक्षेप में कहें तो अब उसके पास असली ताकत थी। अब इस कहानी का आखिरी हिस्सा आता है, लीगल प्रिंसिपल्स को सभी वर्क प्लेसेस के लिए एक प्रैक्टिकल कोड में कैसे बदला गया, जिसे हर कोई आसानी से समझ सके। देखिए, कानून एक बात है, लेकिन उसे हर दिन की भाषा में ट्रांसलेट करना दूसरी बात है। और यहीं पर राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW ने कदम रखा। उन्होंने एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाया ताकि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयीज दोनों इन मुश्किल कानूनी गाइडलाइंस को आसानी से समझ सकें। इस कोड ने हैरेसमेंट की परिभाषा को और भी ज्यादा प्रैक्टिकल बना दिया। ये एक जरूरी क्लैरिफिकेशन था। हैरेसमेंट सिर्फ बड़े साफ-साफ दिखने वाले अपराधों के बारे में नहीं है, बल्कि उस रोजमर्रा के अपमान और असहजता के बारे में भी है जो एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट बना सकता है। तो आइए इस पूरे सफर को फटाफट रिकैप करते हैं। 1997 में विशाखा गाइडलाइंस से शुरुआत हुई, जो एक लीगल वैक्यूम को भरने के लिए आई। 1999 में AK चोपड़ा केस ने इसकी परिभाषा को और मजबूत किया, और 2004 तक ये गाइडलाइंस सरकारी नियमों का एक फॉर्मल हिस्सा बन चुकी थीं। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। अगर कोई कानून एक खालीपन को भरने के लिए बनाया गया है, तो ये पक्का करना किसकी जिम्मेदारी है कि वो बदलते समाज की ज़रूरतों के साथ लगातार विकसित होता रहे? अदालत की, संसद की या हम सब की?